नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा मुंबई में लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण से जैसे जैसे तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, इसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही है। आज मुंबई में ताउते तूफान की वजह से तेज हवाओं ने तांडव मचाया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश इस समय हो रही है। कई इलाकों में मुंबई में पानी भर गया है। अभी मुंबई पर इस तूफान का खतरा खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अगले कुछ घंटे भारी बारिश की मुंबई में चेतावनी दी गई। अरब सागर में उठा तूफान ताउते। मुंबई से टकराया तो मानो पूरे शहर पर आफत सी आ गई। समंदर में लहरों का शोर उठा और देखते ही देखते पूरी मुंबई काले डरावने बादलों से ढक गई। तेज हवाओं ने अपना तांडव मचाना शुरू किया और रास्ते में आने वाले पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, ऊपर से भारी बारिश मुंबई के लोगों को ताउते तूफान की ताकत का एहसास कराती रही। तूफान के इसी उग्र रूप ने मुंबई शहर की रफ्तार को रोक दिया। दक्षिण के राज्यों से आगे बढ़ा तूफान ताउते मुंबई से टकराते ही अपना असर दिखाने लगा और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में ओल्ड सिटी में उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत पेड़ उखड़ गए। मुंबई में सुबह करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई। कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से बारिश का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। तूफान का असर इस कदर दिखा कि दिन में ही पूरे शहर में अंधेरा छा गया। तूफान के साथ लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। हालात कुछ ऐसे बने कि लगा मानो तूफान की मार के बीच समंदर मुंबई की सड़कों तक पहुंच गया है। अरब सागर में उठे तूफान की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम हैं अंधेरी के सबवे में। हालांकि जो साइक्लोन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी तेज बारिश जो देखिए आप हो रही है। बारिश और सड़कों पर भरे पानी के बीच घरों से निकले लोग तूफान के चलते मुश्किल झेलते नजर आए। मुंबई में ताउते तूफान की ताकत का अंदाजा खार इलाके की इन तस्वीरों से लग जाएगा, जहां बड़ी होर्डिंग भी हवा के तेज बहाव के चलते जमीन पर आ गिरी। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। ताउते तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद रहीं और सुबह से ही समंदर से सटे इलाकों में अपना मोर्चा संभाले रखा। लिया है साइक्लोन मुंबई में क्या असर दिखाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पर एनडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई है। जुहू इलाके में जुहू बीच के पास देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम आ गई है, जो यहाँ पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेके बिल्कुल तैयार है। वहीं सरकार और बीएमसी प्रशासन लगातार लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील करता दिखा। अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस दस्ते कर रहे हैं। शहर पर आई इस तूफानी आफत के बीच मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा।
महाराष्ट्र के समुद्री तटों को पार कर ये तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ गया है, जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की हवाएं चलने की आशंका है। मुंबई के हाल को देखते हुए गुजरात पर ताउते तूफान के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है, लेकिन अब भी यहां खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने तूफान के असर के चलते मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विद्या, पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हालांकि तूफान ताउते मुंबई से 120 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, लेकिन मुंबई पर जबरदस्त संकट इस समय है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, डीजीएम आईएमडी महेश पलावत जी, वीपी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शशिधर रेड्डी जी, फॉर्मर वेसी एनडीएमए, ये तीनों हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विभिन्न संवाददाता गोपी गांगर और विद्या जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले विद्या, मुंबई की स्थिति इस वक्त क्या है, उसके बाद गोपी आपके पास आते हैं। जी देखिए सईद, मुंबई के बांद्रा इलाके में इस वक्त मैं हूं और तेज रफ्तार जो हवाएं हैं जो सवेरे से शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हर मुंबईकर बार बार यही कह रहा है अभी बस करो, बहुत हो गया। लेकिन देख लीजिए विजिबिलिटी, मुंबई का वो पूरा दक्षिणी छोर है जो अगर आपको समुद्र अभी इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही होती, इतनी तेज बारिश नहीं हो रही होती तो बहुत क्लियरली आपको दिखता। लेकिन ये माहिम और दादर का ये इलाका है जो अभी तेज बारिश और जो विजिबिलिटी जो लो हो गई है उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है। इस वक्त बांद्रा के इस इलाके में आप देख लीजिए तेज जो समुद्र है वो भी उफान पर है और विजिबिलिटी लो होने की वजह से ही एयरपोर्ट को भी पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। ठीक है विद्या, बड़ा पीछे आपका खतरनाक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। हम आएंगे एक बार फिर से आपके पास, लेकिन इस वक्त गोपी घांगर के पास लिए चलते हैं। मुस्तफा सुन पा रहे हैं आप हमें? गोपी, सबसे ज्यादा खतरा क्योंकि गुजरात के तट से ही ये टकराएगा रात 8 बजे के लगभग, क्या स्थिति है अभी वहां पर? और इसका जो असर है वो अब गुजरात में दिखना शुरू हो चुका है। जो दक्षिण गुजरात का वलसाड, नवसारी, सूरत का जो इलाका है वहां पे इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। तो वही सौराष्ट्र के किनारों की बात की जाए तो वेरावल और दीव, यहाँ पे तेज बारिश अब शुरू हो चुकी है जहां हम मौजूद है। और आप देख सकते हैं जो समुंदर है काफी उफान पर है और साथ ही करीब 1.5 लाख लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट करवा के सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। इंडियन आर्मी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटेगी क्योंकि इंडियन आर्मी की जो टीम है वो जामनगर और अहमदाबाद, ये दोनों जगह से करीब 10 टीम जो है वो लोकल मदद के लिए निकल चुकी है। साथ ही एनडीआरएफ की करीब 40 जितनी टीम जो है वो पहले से ही तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि रात को 8 से लेके 11 बजे के बीच में ये जो साइक्लोन है ताउते वो यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, जिसकी वजह से पूरे शहर में लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले और जो लो लाइन एरिया है उसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। ठीक है गोपी, हम दोबारा आपके पास आते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं समुद्र तट की, लेकिन मुंबई में इस वक्त जबरदस्त खतरा है। खतरा ताउते तूफान को लेकर है क्योंकि जब भी मुंबई में इस तरह की कोई तूफान से खतरा पैदा होता है तो याद आता है 2005 जब मुंबई वासियों को जानलेवा बारिश का सामना करना पड़ा था। 2005 में बारिश के कारण मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सैकड़ों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए थे, लेकिन इस वक्त जो खतरा है वो मुंबई पर बहुत ज्यादा है। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का वो इलाका जहां पर टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, समंदर के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, लेकिन वो गेटवे ऑफ इंडिया के पार लहरें पानी को फेंक रही हैं और पानी वहां तक सड़कों तक आ चुका है। आइए, हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर महापात्रा सर, ये जो खतरा है ये कितना बड़ा है
और अभी हमें कितनी देर तक मुंबई वासियों को अलर्ट पर रहना होगा जब तक ये तूफान गुजरात के तट से टकराता नहीं है और मुंबई से गुजर नहीं जाता? सर, साइक्लोन ताउते अभी ड्यू कोस्ट से लगभग 90 किलोमीटर दूर पे साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे केंद्रीभूत है और ये लगभग 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। आज रात 8 बजे से 11 बजे के अंदर गुजरात कोस्ट को ड्यू के राइट साइड पे पार करेगा तट को। अभी ये महाराष्ट्र कोस्ट से दूर जा रहे हैं, मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अभी जा चुके हैं जी। सो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है मुंबई के ऊपर विंड के हिसाब से धीरे धीरे कम होगा, मगर आज रात तक बारिश जारी रहेगा और एक एक्टिव हैवी रेनफॉल स्पेल हम उम्मीद कर रहे हैं अभी मुंबई के ऊपर। कल से रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा और विंड्स भी कम हो जाएगा मुंबई में, मगर गुजरात के लिए अभी से खतरा शुरू हो रहा है। रेनफॉल ऑलरेडी शुरू हो गया है, विंड स्पीड पिकअप कर रहा है। रिसेंटली विंड स्पीड ऑफ 55 km/h ड्यू से रिपोर्ट हुआ है और धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ेगा और जब ये तट को पार करेगा तब विंड स्पीड 155 से 165 और सबसे ज़्यादा होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड होता है, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज होता है। इसमें बहुत बिग ट्रीज, बूसी ट्रीज, लार्ज एवेन्यू ट्रीज का अपरूटिंग हो सकता है। टेलीफोन लाइन्स का, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बेंडिंग, ब्रेकिंग, अपरूटिंग हो सकता है। थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम्स लार्ज स्केल में इम्पैक्टेड हो सकते हैं जी। इसके साथ साथ जो कच्चा रोड्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। दूसरा है कि बारिश जो शुरू हुआ है इसमें बहुत वेरी इंटेंस रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं होंगे, कोई जगह पे 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश भी हो सकता है। और ये सभी सौराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली और साउथ गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो उसमें सबसे ज़्यादा बारिश ये होने का जब है। टकराएगा गुजरात के तट से, उसके बाद भारी बारिश शुरू होगी और उसका असर मुंबई पर भी होगा, या पहले से अभी शुरू जो बारिश चल रही है वही कंटिन्यू करेगी? ऐसा तो नहीं कि कहीं 8 बजे जब ये टकरा जाएगा उसके बाद और ज्यादा हेवी रेन्स होंगी? मुंबई में अभी जो बारिश हो रहा है जी, ये जो साइक्लोन होता है इसमें बहुत सारे स्पाइरल जैसे बैंड्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं और अभी मुंबई के ऊपर जो सुबह बारिश हुआ था वो एक एक्टिव स्पाइरल बैंड था और अनदर बैंड ऑफ क्लाउड्स अभी मुंबई के ऊपर आ रहे हैं और नॉर्थ कोंकण के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मुंबई को भी और अलर्ट रहने की जरूरत है। बारिश होगा जी, ठीक है, आपने सही बताया। हम अभी भी हेवी रेनफॉल होने का मुंबई में और बात करते हैं और शशिधर रेड्डी जी भी हमारे साथ। रेड्डी सर, ये जब गुजरात के तट से रात 8 बजे के लगभग टकराएगा, लगभग 2 घंटे बाद, तो क्या स्थिति होगी और उसका मुंबई पर कितना असर पड़ेगा सर? अभी आपने महापात्रा जी को सुना है, वो ये बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस रही है 2013 के फाइलिन तूफान से, जब से पहले भी देख रहा हूं मैं, जैसे तूफान का सेंटर बढ़ते हुए गुजरात की तट के ओर बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर ये मुंबई पर इसका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा और बारिश, तूफान जब आता है उसमें 3 कारणों से नुकसान पहुंचता है। एक तो बारिश होती है जी, और बहुत बारिश होने के अभी चांसेस फोरकास्ट किया गया है, और विंड स्पीड होती है, हवा जितनी तेजी से विंड स्पीड होती है उससे भी काफी नुकसान होता है। और तीसरी चीज यह है कि जो वेव्स होते हैं उसकी क्या हाइट होती है, स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं उसको, उसकी क्या हाइट होती है। ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हो सकता है। और मैं समझता हूँ कहा गया कि अभी 1.5 लाख लोगों को
जो लो लाइंग एरियाज है उनको वहां से हटाया गया और स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस सही तरीके से होनी चाहिए। फोरकास्ट तो बिल्कुल सही आती गई है अपने IMD की तरफ से, और मैं समझता हूं कि IMD की जो फोरकास्ट है दुनिया के कोई फोरकास्टिंग एजेंसी से भी बेहतर कर सकती है, और ये मेरा मेरा तजुर्बा सर ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, जो हमारा फोरकास्ट है इतना अच्छा है, दुनिया के किसी भी देश से बेहतर, ये अच्छी बात है। लेकिन सर 2005 में जब मुंबई में भारी बारिश हुई थी और पूरा समुद्र जो था वो उमड़ के शहर में आ गया था, हम डॉक्टर महापात्रा आपसे भी रेड्डी सर जब जवाब दे दें तो आप भी इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि डर वही लगता है। और इस वक्त हमारे साथ महेश पलावत जी भी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद और स्वागत आपका भी महेश जी। तो ये वो जो डर लगता है सर, वो डर ही है जो अभी देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पर जो लहरें हैं, जो समुद्र का पानी है वो पूरा बाहर तक आ गया है और ये बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक है। इससे हमें कितना डरना चाहिए और ये कितना डेंजरस हो सकता है सर? ये महापात्रा जी से पूछा सर आपने? रेड्डी जी आप जवाब दीजिए, फिर पात्रा जी और महेश जी दोनों से इस पर हम रिएक्शन चाहेंगे। तो उस 2005 की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बारिश की वजह से हुआ। वो जो मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून का बहुत भारी प्रभाव होता है खासकर मुंबई में जी। और उस दिन जिस दिन ये बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई थी, करीब 900-950 मिलीमीटर तक बारिश 24 घंटे के अंदर हुई। तो ये स्थिति अब नहीं आएगी, जहां तक मैं समझता हूं कि इतनी बारिश होने की अभी गुंजाइश कम होगी। तो उस तरह का डर मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई बेसिस नहीं है, उतना डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और मैं समझता हूं कि महापात्रा जी विल एग्री टू दिस। डॉक्टर महापात्रा जी, आप रेड्डी सर से सहमत हैं इस बात को लेकर? क्योंकि हमें एक आम इंसान को तो वही चीजें डराती हैं। हमने देखा है वो दृश्य, वो मंजर देखा है जब हजारों नहीं लाखों लोग प्रभावित हुए थे, पूरी मुंबई डूब गई थी, एक दूसरे से संपर्क नहीं था, कयामत की रात और कयामत का वो दृश्य मंजर बताया जाता था। डॉक्टर मृत्युंजय जी, मैं रेड्डी साहब से सहमत हूं कि जो सिचुएशन था वो मॉनसूनल सिस्टम के साथ बारिश हुआ था जुलाई 26, 2005 को। अभी ये जो बारिश हो रहा है ये साइक्लोन के साथ हो रहा है, और जैसे मैं समझा रहा था कि साइक्लोन अभी गुजरात की तरफ जा रहा है। इसका आउटर स्पाइरल बैंड के हिसाब से अभी एक इंटेंस स्पेल महाराष्ट्र के ऊपर आ रहे हैं, नॉर्थ कोंकण के ऊपर और मुंबई के ऊपर। मगर जो आप बात कर रहे थे, जो लहर आ रहे हैं समुद्र से जी, इसका वजह यह है कि जब साइक्लोन सी के ऊपर होते हैं, यहाँ सी सरफेस में जो विंड्स होते हैं, विंड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि कोंकण कोस्ट के लिए 80 to 90 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये जो विंड स्पीड होता है इसमें सी कंडीशन हाईली डिस्टर्ब होता है। और जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है उनके साथ सी कंडीशन फेनोमेनल हो जाता है। मैं जो फेनोमेनल बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि जो वेव हाइट होता है मिड सी में वो लगभग 14 मीटर हाइट होता है। जब इतना वेव हाइट होता है तब मुंबई जैसे सिटी है जो कि ऑलमोस्ट मीन सी लेवल पर है, वहाँ वो टाइडल वेव की वजह से इनंडेशन होता है। और ये जो इनंडेशन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये साइक्लोन महाराष्ट्र कोस्ट से दूर जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 धीरे धीरे भी साइक्लोन वीक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसे चिंता के डरने की और चिंता की जरूरत नहीं, मगर हम लोग सावधान होना चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए सर, बिल्कुल। डॉक्टर मृत्युंजय, महेश जी, जैसे ही ये 8 बजे के लगभग गुजरात के तट पर टकराएगा उसके बाद स्थिति कैसे बदलेगी? क्योंकि उससे पहले सुबह से ही हम मुंबई में भारी बारिश देख रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरों का उठना देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ वहां पर गिर गए हैं, नुकसान काफी हुआ है। सर देखिए ज़हीर जी, जैसे डीजी साहब ने बताया कि अभी मुंबई में बारिश होती रहेगी, स्पाइरल बेंड आ रहे हैं, क्योंकि जब आउटर पेरिफेरल बेंड होते हैं, जो साइक्लोन है वो अभी नॉर्थ वेस्ट पे ऑलरेडी चला गया है, 200 किलोमीटर की दूरी पे जा चुका है।
लेकिन जो साउथर्न पेरिफेरल बेल्ट है वो अभी भी मुंबई के ऊपर आ सकता है, तो मुंबई पर बारिश अच्छी अभी भी होने की संभावना है अगले 2-3 घंटों के दौरान। और जब ये गुजरात के तटों पर पहुंचने लगेगा तो बारिश की गतिविधियां ऑलरेडी बढ़ गई है उस इलाके में, खास करके ओखा से लेकर के महुआ तक, यानी कि ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़, अमरेली और महुआ, इन सारे इलाकों में। और जब ये दस्तक देगा, क्योंकि अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है और जैसे जैसे पास जाएगा तो वर्टिकल विंड शीयर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में वहां पर दस्तक देगा। और उस समय हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर, और हो सकता है कि गस्टिंग में 170 या 175 किलोमीटर की हो जाए। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तेज हवा रहेगी और जो बारिश होगी वो भी एक्सट्रीमली हैवी हो सकती है। अभी जैसे मुंबई में 200 मिलीमीटर से ऊपर कई इलाकों में हो गई है, तो उसी तरह का सिनारियो वहां दिखाई देगा। लेकिन मुंबई में अभी जो विंड स्पीड थी 100 के आसपास गई है, लेकिन वहां अगर 150 से ऊपर जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा जो दीव और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जूनागढ़ और अमरेली, इसमें नुकसान होने की आशंका है। और जब ये लैंडफॉल करके अंदर जाएगा तो क्या होता है कि जब तक ये सी में रहता है, समुद्र में रहता है, तब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, जिससे कि ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता रहता है। और जब ये लैंडफॉल कर जाता है तो जो मॉइस्चर है वो कट ऑफ हो जाता है। तो मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है तो ये वीक होने लगता है। तो ये जैसे जैसे नॉर्थ में बढ़ेगा, यानी कि राजकोट और सुरेंद्र नगर और मोरबी वगैरह के आसपास जब पहुंचेगा तो ये कमजोर पड़ना लग जाएगा। और लेकिन बारिश की गतिविधियां वहां पर भी काफी ज्यादा हो सकती है। अहमदाबाद में, गांधीनगर, वडोदरा और उसके साथ साथ फिर बनसकांठा, महेसाना, पाटन, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा। और उसके बाद जब ये डिप्रेशन बन जाएगा या साइक्लोन बन जाएगा तो ये साउथ राजस्थान में भी बारिश देगा। तो हम कह सकते हैं कि सुबह के समय, कल सुबह के समय राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ये दे सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, क्योंकि जूनागढ़ और अमरेली में तो नुकसान की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वहां पर बहुत तेज बारिश भी हुई है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, आंधी भी चली है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 24 घंटे, मतलब अगर 24 घंटे नहीं भी तो कल दोपहर तक हमें काफी सावधान रहना होगा। हमारे साथ ये वरिष्ठ वैज्ञानिकों का पैनल बना हुआ है, शशिधर रेड्डी जी भी हैं महेश जी के साथ साथ। लेकिन इस वक्त हम आपको रत्नागिरी लिए चलते हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए सईद, यहाँ पर रत्नागिरी का जो दापोली तहसील है और जो हरने बंदर इलाका है, वहां पर आज बहुत ज्यादा तेज हवाएं हैं। और जो कहा जा रहा है और जो वैज्ञानिकों ने कहा है, मौसम के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो बताया है कि जो साइक्लोन का जो आंख है, जो आई ऑफ दैट स्टॉर्म है, वो मुंबई के गुजरात की ओर जा रहा है। लेकिन वहां से यहाँ का जो फासला है 300-400 किलोमीटर का फासला है। लेकिन यहाँ पर अभी भी हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, बारिश भी बहुत ज्यादा तेज शुरू हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुक गई है, लेकिन हवाएं अभी भी तेज है। तो इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझ में नहीं आ रही है कि जो सर्कमफ्रेंस जो कहा जाता है और जो डायमीटर इस चक्रवात का जो कहा जाता है कि डायमीटर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर है, तो ये उससे भी ज्यादा है क्या? इतना बड़ा इसका जो दायरा है कि जो 350-400 किलोमीटर तक हवाएं अभी भी तेज है, या फिर कुछ और फिनोमेना है, कोई और लो प्रेशर क्रिएट हुआ है अरबी समुद्र में कि उससे ये हवाएं और तेज हो गई है। ये भी एक सवाल इन लोगों से पूछने जैसा है। बिल्कुल पूछेंगे पंकज। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद। तो ये एक सवाल पंकज ने यहां पर उठाया है, जिसका जवाब हम अपने इन वैज्ञानिकों से लेंगे, एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बस सबसे कुछ देर पहले की, यानी कि 4:15 बजे की हम मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से तबाही बची हुई है। लेकिन पंकज, रत्नागिरी में बारिश इस वक्त थमी हुई है, और सुबह से, क्योंकि कल से आप वहां पर मौजूद हैं, तो अभी तक किस तरह की स्थिति आपने देखी है? देखिए सही, कल जो हम देख रहे थे कि हवा जो है वो जमीन से समुद्र की ओर जा रही थी। रात को हवाएं बहुत तेज हो गई, सुबह कुछ अलग महसूस करने शुरू हो गया है कि जो हवाएं हैं वो समुद्र से जमीन की ओर आना शुरू हो गई थी, और दोपहर के बाद हवाएं साउथ से नॉर्थ की ओर बहना शुरू हो गई। तो ये डायरेक्शन जो हवा का है वो बदलता हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है। हवा बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, और आज दोपहर के बाद बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई। तो जो बारिश तकरीबन 2-1 घंटा लगातार बारिश शुरू रही, अब शाम का वक्त है, बारिश रुक गई है, लेकिन हवाएं तेज है। और जो नुकसान की बात अगर हम करेंगे तो तकरीबन 500 ऐसे घर हैं जो कच्चे मकान कह सकते हैं, तटवर्ती इलाके में है। हरने, पांचपांडरी या कड़ावर्त गणपति,
अंजरले, ये जो सारे गांव हैं जहां पर पिछले साल बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पर जो कच्चे मकान हैं उनको कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ के सरकारी अधिकारी बता रहे हैं। ठीक है पंकज, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात इससे प्रभावित हैं। महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। कितना सावधान मुंबई को रहना है और जब ये रात 8 बजे गुजरात के तट से टकराएगा तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि इस तूफान ताउते के गुजरात तट के टकराने से पहले मुंबई में जबरदस्त बारिश और ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें उठ रही हैं। ताउते तूफान गुजरात के तट पर अब से कुछ देर बाद 2 घंटे बाद यानी कि 8 बजे के लगभग टकराने की आशंका है और ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर टकराएगा। हमारे साथ महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी, दो एक्सपर्ट्स हैं, दो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं। महेश जी, आम इंसान को हमें यह समझ में नहीं आता कि ये तूफान क्यों आता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हमें थोड़ा सा अवेयर कर दिया तो ये बात समझ में आने लगी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो क्या ये जो सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, उसका ये असर है, उस वजह से होता है? महेश सर आप भी और रेड्डी सर आप भी प्लीज इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। हमारे विभिन्न संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगह जगह से। सर हाँ, देखिए सही जी, जैसे आपने देखा होगा कि पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान आते रहते हैं और जो सीजन होता है साइक्लोन का, ये अप्रैल से लेकर के नवंबर तक होता है और मई का महीना सबसे ज्यादा तब तूफान देखता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पहले क्या होता था कि जो रेशो था वो 7:3 था, यानी कि 7 अगर तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो 3 अरब सागर में आते थे। और ये दोबारा जो पीक आता है ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आता है। लेकिन अब हमने देखा, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। वो आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का असर है और अरब सागर में अब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। जो हमने देखा कि इस बार ये जो ताउते का तूफान बना है तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए साइक्लोजेनेसिस के लिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि 31 डिग्री तक तापमान बना हुआ था। और जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंचते हैं तब समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होने लग जाते हैं, जिससे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि गुजरात के तट तक आते आते ज्यादातर तूफान डिप्रेशन में तब्दील हो गए या डिफ्यूज हो गए। लेकिन ये जो तूफान है, अब हमने देखा कि लगातार जो 30 डिग्री का जो तापमान बना हुआ है और वर्टिकल विंड शेयर भी कम है, इसीलिए इसने इतनी ज्यादा शक्ति अर्जित की, यानी कि इतना ज्यादा शक्तिशाली बना और ये इस इंटेंसिटी के साथ टकराएगा। तो ये कारण है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिला है, वही कारण है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ अरब सागर में भी बढ़ने लगे। ठीक है सर, हमारे सारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, लेकिन रेड्डी सर जल्दी से, सर हम इंसान कितने जिम्मेदार हैं इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के लिए? और ये जो अरब सागर, लगातार अरब सागर में जैसा महेश जी ने बताया अभी तूफानों की इंटेंसिटी बढ़ गई है, क्या इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारा आचार व्यवहार जिम्मेदार है? यार इस पर कोई ठोस तरीके से हम ये कह नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज भी एक कारण हो सकता है, डिस्प्यूट नहीं है, मगर कितना असर इसका हो रहा है अलग बात है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि जो पूर्वी तट पर तूफान आते रहे हैं तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जी, और मेरा जो राज्य है आंध्र प्रदेश जो होता था और उड़ीसा, ये सब ईस्ट कोस्ट पे होने पर ये बहुत सारे तूफानों का मुकाबला करने से हम लोगों ने, जब मैं एनडीएमए का वाइस चेयरमैन था, मेंबर और वाइस चेयरमैन था, हम लोगों ने बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करते गए और जिसकी वजह से 2013 में अक्टूबर 12, 2013 फाइलिन तूफान आई, 200 किलोमीटर से बढ़कर हवा वहां पर चलने लगी और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये कहा कि यहाँ पर हजारों की तादाद लोग मरेंगे। लेकिन उस वक्त हमने करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थलों पे हटा दिया गया था, जो लो लाइंग एरियाज हैं, और उससे मरने वालों की संख्या सिर्फ 23 तक हमने सीमित करने पर हम सफल हुए।
ये संसिद्धता की जो बात है, जो प्रिपेयर्डनेस की बात है, और इस पर ये वेस्टर्न स्टेट्स को भी ज्यादा ध्यान देना होगा। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सर, और मॉक ड्रिल्स इसमें सर, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी मेहनत, आपकी रिसर्च और इसके लिए वाकई आप बधाई के पात्र हैं। और यही बात है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो आजकल बहुत सटीक, बहुत सही हो गया है। अगर बारिश का भी अनुमान है कि इस दिन इतने बजे बारिश आएगी तो आएगी, मॉनसून भी हम लोग बहुत सही, बहुत ठीक से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है भारतवर्ष के लिए। महेश सर, जिस तरह से मुंबई, एक बार अगर मुंबई पर आते हैं, और देखिए हम आपको ये भी बता दें कि इस तूफान का ये भी असर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी पर भी असर डाल रहा है। जो तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की से ज्यादा रफ्तार से इस समय मुंबई में हवाएं चल रही हैं, और उसकी वजह से नेटवर्क्स फ्रीज हो रहे हैं। आप दोनों की आवाज भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। हमारे कम से कम 6 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन वो फ्रीज हो रहे हैं। तो महेश सर, हम यही जानना चाहते हैं कि मुंबई क्योंकि एकदम समुद्र तट पर है, 2005 में एक बहुत भयानक दृश्य हम देख चुके हैं। क्या खतरा मुंबई पर हमेशा इस तरह के जो तूफान आते हैं उनसे बना रहता है? 120 किलोमीटर दूर से भी अगर मुंबई इतने खतरे में है, तो किसी दिन अगर मुंबई के आसपास तूफान आ गया या मुंबई के समुद्र में इस तरह का तूफान उठा तो क्या होगा? देखिए सही जी, ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो साइक्लोन बनते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में बने या अरब सागर में, इनकी टेंडेंसी होती है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान बनता है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल को अफेक्ट करता है। कभी कभी रिकर्व होता है तो म्यांमार और बांग्लादेश में चला जाता है। लेकिन अरब सागर में जो भी तूफान बनते हैं उसमें से 10 में से 7 तूफान नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओमान या जम्मू। लेकिन सर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये तो देखिए अभी आपने ही कहा, और थोड़ी सी रिसर्च जो हमने की उसमें भी ये पता चला कि अरब सागर में अब तूफान ज्यादा आने लगे हैं, और ये क्लाइमेट चेंज है या हम लोगों की गलती है, जो भी हो, ये एक खतरा तो पैदा करता है ना सर, कि अगर अरब सागर भी अगर इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है तूफानों के मद्देनजर तो। क्या ये, क्योंकि अब जब भी रिकर्व करेगा तो यूजुअली क्या होता है कि मिड में आके, यानी कि सेंट्रल अरेबियन सी में आके रिकर्व प्रेशर होता है अधिकतर, तो इसीलिए ये मुंबई के आसपास, मैक्सिमम मुंबई के आसपास आ सकता है या गुजरात के कराची के आसपास जाएगा। तो अभी जैसे आपने बताया 2005 में हमको सबको मालूम है 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी जुलाई में, और मानसून अब जब आने लगे हैं तो अब जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है हैवी यानी टोरेंशियल रेन की, फ्लडिंग रेन की मुंबई में मानसून के दौरान 3 या 4 बार देखी जाती है। पहले 1 या 2 बार होती थी। तो यानी कि इंटेंसिटी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बढ़ने लगे हैं, और वो हम अभी फिलहाल इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने ही जो ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय किया है, ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ाई है, यानी जो भी एनवायरमेंट में इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है उसका असर हमें देखना। सर, आपको थोड़ी देर रोकना पड़ रहा है। रेड्डी सर और आप दोनों, महेश सर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। गोपी इस वक्त जुड़ गई हैं, विद्या मुंबई से जुड़ गई हैं। गोपी क्या स्थिति है अभी? कोई और खबर आपको मिली या इस वक्त मौसम कैसा है? उसका असर अब यहाँ पे दिखने लगा है। जो वेरावल का समुद्र किनारा है वहाँ पे तेज हवाओं का असर दिखने लगा है। साथ ही जो ऊना, जाफराबाद और दीव, यहाँ पे समुद्र काफी रफ हो चुका है, काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी लगातार हो रही है, जिसका एक असर जो है वो अब कोस्टल इलाकों में धीरे धीरे दिखने लगा है। और खास करके जब साइक्लोन जो है वो करीब 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कभी भी टकरा सकता है जमीन के साथ। तो ये सारी जो जानकारी मौसम वैज्ञानिक भी हमें दे रहे थे। और सबसे अहम हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कोविड का ये वक्त चल रहा है, तो कोविड के इस वक्त में जो लोग हैं, जो अस्पतालों के अंदर लोग हैं, उनकी जान को बचा लिया जाए और या उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। क्योंकि लगातार अगर जिस तरीके से बात करें तो हो सकता है कि जिस तरीके से ये मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हवाएं तेज चलेगी, 150 से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटे से जो रफ्तार से हवा चलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि बिजली गुल हो जाएगी, जो लाइट के खंभे हैं वो गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे। तो वैसे में प्रशासन ने भी काफी अलर्टनेस फिलहाल दिखाई है।
600 से ज्यादा जो बिजली विभाग की टीम है जी, गोपी। उसे डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा मेडिकल जो टीम है करीब 700 जितनी मेडिकल टीम को डिप्लॉय किया गया है। जी। साथ ही आईसीयू ऑन व्हील को स्टैंड बाय पे रखा गया है ताकि अगर कहीं पे भी कोविड केयर सेंटर में अगर कुछ अनहोनी हो तो वहां से जो पेशेंट वहां पे एडमिटेड है उनको तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, वहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल में पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि इंडियन आर्मी के जो जवान है करीब 10 टीम है वो इन पूरे इलाके सौराष्ट्र के जो 14 डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जो नुकसान है लोगों को क्योंकि हवाएं तेज चलेगी, जिस तरीके का आज मुंबई में असर देखने मिल रहा है तो यही माना जा रहा है कि जब वो समुद्री तट से टकराएगा तो वो साइक्लोन जबरदस्त होगा, क्योंकि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है तो वो उसका जो असर है वो जबरदस्त होगा। तो जिसके चलते एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो इंडियन आर्मी की टीम है उसे डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी हुई है। ये भरोसा दिलाया गया है कि जरूरत पड़ने पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की भी मदद मिल सकती है गुजरात को। सईद, बहुत विस्तार से गोपी आपने जानकारी दी है। जल्दी से हम रिएक्शन विद्या का ले लेते हैं। विद्या, मुंबई की स्थिति क्या है, कहां आप खड़ी हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? सईद, आपको बता दूं, अभी हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात किया और उनसे पूछा था कि सबसे तेज हवाएं मुंबई में कितनी चली हैं, तो उनका कहना है कि कोलाबा की जो ऑब्जर्वेटरी है वहां पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्पीड रिकॉर्ड किया गया है विंड का वो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है इस वक्त। 108 सोच लीजिए, जो कि हमने निसर्ग के समय भी नहीं देखा था। निसर्ग के समय साइक्लोन निसर्ग जब आया था पिछले साल, या फिर साइक्लोन वायु जो आया था, जो पिछले कुछ 2-3 सालों में अरब सागर में लगातार जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उसके दौरान हमने जो मुंबई में महसूस किया था उससे कहीं ज्यादा महसूस इस बार किया है। तेज हवाएं इस बार चली हैं। निसर्ग के समय में 70-80 से ऊपर हवाएं नहीं गई थी, जो कि अब तकरीबन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आज हवाएं चल रही हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। और इसी वजह से जो नुकसान जो हुआ है, चाहे वो कोविड सेंटर की बात कर लें या फिर लोगों के घरों के जो छप्पड़ उड़ गए हैं या फिर दुकानों के जो छप्पड़ उड़ गए हैं या दीवारें जहां ढह गई हैं, उन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो यही बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि साइक्लोन में जो जिस तरह से तेज हवाएं चल रही थी उन्हीं की वजह से ये सारा जान माल का नुकसान हुआ है। ठीक है विद्या और गोपी, आप दोनों तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी, महेश सर, रेड्डी सर, ये जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन, हम आप लोग वैज्ञानिक लोग, मौसम वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, ये जो विद्या बात कर रही है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं अभी चलनी शुरू हो गई, ये महेश सर वही असर है? और इसका मतलब क्या होता है रैपिड इंटेंसिफिकेशन, ये होता क्या है? देखिए, रैपिड इंटेंसिफिकेशन होता है कि जैसे पहले लो प्रेशर बनता है, उसके बाद बेलबाग बनता है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन, और जैसे जैसे हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाती है, प्रेशर लो होता जाता है, वैसे वैसे इसका इंटेंसिफिकेशन होता है। और इंटेंसिफिकेशन होने के लिए क्या होता है कि सी ट्रेवल काफी लंबा चाहिए, यानी कि अगर समुद्र में जो तूफान है 5 या 6 दिन तक लगातार रहता है और सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो उसको कह सकते हैं कि खुराक मिलती रहती है, फीड मिलता रहता है, मॉइस्चर फीड, और वो इंटेंसिफाई होता है। तो उसको ये जो इंटेंसिफिकेशन हुआ है उसको सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हुआ है। और जो आई ऑफ साइक्लोन होती है वो 30 से 35 किलोमीटर, कभी कभी 40 किलोमीटर का डायमीटर होता है। तो लेकिन जो आउटर पेरिफेरल जो इसका दायरा होता है, जितना ज्यादा सशक्त साइक्लोन होता है, तूफान होता है, जैसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है, तो उसका जो दायरा है आउटर पेरिफेरल विंड जो है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, कई 100 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, 200-250 किलोमीटर। तो जब ये तूफान 200 किलोमीटर दूर है उसके बाद भी जो इसकी जो पीछे वाली क्या कहते हैं जो पेरिफेरल है, तो अब जो हवाएं हैं वो उसका एक तरह से जो तूफान की पूंछ कह सकते हो, उसकी हवाएं चल रही है और ये अगले 1-2 घंटे के दौरान चलेगी। उसके बाद ये इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और वैसे ही जो आपने पूछ रहे थे आपके रिपोर्टर, जो रत्नागिरी में देखने को मिला था, वो भी यही कारण था कि इसका जो दायरा होता है
जितना ज्यादा सशक्त तूफान होता है उतना ज्यादा दायरा बढ़ जाता है, तो उतनी ज्यादा एरिया को यह अफेक्ट करता है। जी महेश सर और शशिधर रेड्डी जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज तक को ये जानकारी देने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। और महेश जी, आपने एक और अच्छी बात यहां पर कही है कि कहीं ना कहीं हम इंसान जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रकृति का संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, लगातार कंक्रीट जंगलों का खड़ा कर देना, बसा देना, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति को तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से ये सारे हमें प्रकोप झेलने को मिलते हैं।